अध्याय 4 देख रहे हैं, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब इसमें एक शब्द है दीकू। ये दीकू क्या है इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी शब्द तो शायद आपको आइडिया होंगे। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, अ विजन ऑफ स्वर्ण यानी गोल्डन एरा। एक साहब है, इनकी चर्चा बाद में बहुत सारी होने वाली है। इनका नाम है बिरसा मुंडा। अब ये जो मुंडा है ये क्या है? ये एक जनजाति है, ये आदिवासी है। तो इन्हीं के बारे में बताता हूं कि समय है 1895, 1895। इसमें ये जो साहब है बिरसा, इनका नाम है, ये बिहार की एक जगह है, आज भी है, उसका नाम है छोटा नागपुर। एक नागपुर और है, ठीक है, एक नागपुर और है जो आपका महाराष्ट्र में है, बहुत बड़ी सिटी है वो। तो बिहार का जो छोटा नागपुर है, इसके जो जंगल है, यहाँ जो जंगल है, फॉरेस्ट है, और जो गांव है, वहाँ पर इन साहब को देखा गया और ये माना गया कि इनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, इनके पास सुपर पावर है, जैसे सुपर हीरो होते हैं ना, उस तरीके के। ये जो है, एक तो ये बीमारी दूर कर देते हैं, कोई भी बीमारी हो उसको दूर कर देंगे। दूसरा ये है कि ये अनाज अगर है उसकी बोरी को ये डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, कई गुना बढ़ा देंगे। 10 रखो, 10, 1 का 10 कर देंगे, 10 का 50 कर देंगे। ओके, अच्छा, ये तो लोग मान रहे थे, लेकिन ये साहब खुद भी ये बता रहे थे, ये खुद भी ऐसा ऐलान कर रहे थे कि मुझे भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे भेजा है दीकू। दीकू का मतलब यहां पर है फॉरेन लोग। अच्छा, फॉरेन कौन हो गए? अब आपका दिमाग बिल्कुल उसी पे आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम ब्रिटिश पढ़ते आए हैं। फॉरेन का मतलब है ब्रिटिश, और वो सारे लोग जो इनको या आदिवासियों को या जनजातियों को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे थे, और वो चाहे हिंदुस्तानी क्यों ना हो। तो दीकुओं का मतलब है बाहरी लोग। अब ये बाहरी लोग कोई भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा, मुंडा साहब ने, कि मुझे भगवान ने भेजा है। ये जो बाहरी लोग आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी गुलामी जो हमें मिल गई है, या इनके हम गुलाम हो गए हैं, इन जंजीरों को तोड़ने के लिए मुझे भेजा गया है। आप सभी को इस गुलामी से आज़ाद करने के लिए मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। बस बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बन गए, इनके पीछे चलने लगे, क्योंकि वो इन्हें भगवान तो मान रहे थे, सुपर पावर इनके पास था, ऐसे मान रहे थे। दूसरा ये मानना चाह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं तो कोई राह दिखे। तो जो भी समस्याएं थी, किनकी? आदिवासियों की। जो भी समस्याएं थी आदिवासियों की या जनजातियों की, वो सारी के सारी ये दूर करने आए हैं। तो ये जो बिरसा आप मुंडा देख रहे हैं, एक्चुअली बिरसा मुंडा इसलिए नाम है इनका क्योंकि ये बिरसा नाम है, मुंडा परिवार, इस परिवार में जन्मे थे। तो ये एक जनजातीय समूह है। जनजाति होता है ट्राइब, यानी कि मैं उनके बारे में बताता हूं आपको, ट्राइब क्या होते हैं, ये हम पहले भी पिछले डिस्कशन में देख चुके हैं। ये जनजातीय समूह है मुंडा। जैसे जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक मुंडा ग्रुप है, तो ये छोटा नागपुर में रहा करता था। और दूसरा ये है कि केवल ये मुंडा ही नहीं, केवल जैसे आप मान लीजिए मुंडा का ग्रुप है, तो मुंडा के जो ग्रुप वाले हैं वो तो इनके अनुयायी थे ही थे। इसके अलावा और बहुत सारे आदिवासी, यानी आदिवासी लोग जो नॉर्मली जंगल में रहते हैं, या जंगल से अपना गुजर बसर करते हैं, या जंगल ही जंगल करते हैं बेसिकली, वो है ना, खाना पीना रहना, उनका आजीविका सब जंगल में होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इनके बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा था कि केवल मुंडा ही इनके समर्थक नहीं थे। इसके अलावा बहुत फेमस, जिनका नाम हम लेंगे संथाल, लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार आने वाला है, संथाल और उरांव। संथाल और उरांव, ये जो जनजाति समूह है, यानी कि एक मुंडा, एक संथाल, एक उरांव, ये भी इनके अनुयायी थे, या उनकी बातों के समर्थक थे। तो अब सवाल उठ रहा है, हमने ये तो बता दिया कि भाई प्रॉब्लम थी, कोई उसको सॉल्व करना चाह रहे थे, लोग चाहते थे कि ये सॉल्व करें। तो भाई प्रॉब्लम थी क्या? समस्या है क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाहरी लोग हैं, जो दीकू है, ये एक्चुअल में हैं कौन लोग? क्या ये अंग्रेज है, या उनके अलावा भी कोई है? और जब अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश आ गए, तो इनके राज में ये जो जनजाति लोग थे या आदिवासी लोग थे, इनका जीवन कैसा था? किस तरीके से आदिवासियों का जीवन बदल रहा था?
तो इस पे हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये थोड़ा हमारे जैसे जो अर्बन लोग होते हैं उनकी तरह तो नहीं दिख रहे। आज भी बहुत सारे जनजाति आपको मिलेंगे। तो जैसे हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो इंडियन गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का पैटर्न है, तो उसमें जो एसटी आते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो। आप ये देखिए, उड़ीसा के बारे में बात हो रही है। ये डोंगरिया, जैसे मैंने आपको मुंडा बताया, संथाल बताया, उरांव बताया, इसी तरीके से उड़ीसा में जो डोंगरिया कंध कबीला है उसकी महिलाएं आपको दिख रही हैं, नदी पानी पार कर रही हैं और ये बाजार जा रही हैं, क्योंकि कुछ इनका सामान दिख रहा है, कुछ या तो ला रही हैं, कुछ या तो बेचने जा रही हैं। ओके, तो जो ज़्यादातर कबीले हैं, या कहें जब भी मैं कबीलों की बात करूंगा, ग्रुप की बात करूंगा, जनजाति समूह की बात करूंगा, सब एक ही तरीके से आप समझिएगा। तो ये जितने भी कबीले हैं, आदिवासी जो ग्रुप हैं, इनके जितने भी रीति रिवाज हैं, मतलब ये जो मानते हैं, ये जो खाते हैं, ये जिस तरीके से कोई जन्म होता है, कोई शादी होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो ये जो भी चीज़ें करते हैं, रस्में जो करते हैं, इनके जो जो कल्चर में है, वो ब्राह्मणों से बहुत अलग है। क्योंकि ब्राह्मण में क्या था, ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था बना दी थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर वैश्य है, फिर नहीं, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर क्षूद्र है। ये बना दी थी उन्होंने वर्ण व्यवस्था, ये सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर। लेकिन जो कबीले हैं, जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ये लोग ये सब चीज़ें, व्यवस्थाएं नहीं थी। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अगर आप मुसलमानों में देखेंगे तो उसमें भी ये व्यवस्था नहीं है, मुसलमानों में सब बराबर होते हैं। तो जनजातियों में एक तो ये नहीं था, पहली चीज़, इनके रीति रिवाज इनसे बिल्कुल अलग थे। मतलब जो, अगर मान लीजिए ये हम इनका समाज देख लें, तो इन समाज में बहुत ज़्यादा भेद नहीं था, यानी सामाजिक भेद नहीं था कि तुम बड़े तुम छोटे, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, बेसिकली अगर ये कबीला मैं बताऊं तो सारे कबीले, सब कबीले के जो लोग होते थे उसको एक ये कुटुंब मानते थे। कुटुंब मतलब होता है, जैसे हमारे, एक एग्जांपल देता हूं, हमारे घर में कौन है, पिताजी हैं, माताजी हैं और 2 बच्चे हैं, ये कुटुंब हो गया। इनके पिताजी यानी कि ये हो गया कुटुंब, इनकी माताजी पिताजी ये कुटुंब हो गया। तो बेसिकली आपके रिश्तेदार है ना, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, ये कुटुंब में आते हैं। तो ये मानते थे कि पूरा का पूरा कबीला, ये ऐसे, ये तो 7, 8, 10, 15 लोग हो सकते हैं, ये हो सकते हैं ये हज़ारों की तादाद में हो। तो ये जो जनजाति समूह है, ये मानते थे, ये अभी भी ऐसा ही है कि ये सारे के सारे लोग एक कुटुंब है, एक परिवार है। मतलब कहीं ना कहीं इनके जो 4 फादर्स हैं वो एक है, इनके जो भी पहले रहे होंगे उनसे बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अलग जाति के हो, मैं अलग जाति को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुटुंब से बंधे हुए हैं। ओके, लेकिन इसका मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। सामाजिक भेद तो थे ही, थोड़ा बहुत सामाजिक भेद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। जैसे अंबानी और वो जो चौल में रहने वाला आदमी है, गरीब आदमी जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, इस तरीके का डिफरेंस नहीं है इनमें। अब सवाल उठता है कि जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो ये जीते कैसे हैं, उस जमाने में जीते कैसे थे। आज भी आप थोड़ा सा इसको बराबरी कर लीजिए, क्योंकि उस जमाने में भी अगर आप थोड़ा सा उसकी तरफ जाएंगे, उड़ीसा की तरफ जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे और उत्तराखंड तो खैर नहीं हुआ, जनजाति यहाँ पर कम है, तो ये सब इलाकों में आपको जनजाति मिल जाएंगी, बहुत सारी जनजाति मिल जाएंगी। थोड़ा सा सेंट्रल भारत में जो उपजाऊ क्षेत्र वगैरह हैं, पहाड़ों में ज़्यादा मिलते हैं, जंगलों में ज़्यादा मिलते हैं, बाकी प्लेन एरियाज में आपको कम मिलेंगे। तो बात ये आती है कि ये करते क्या थे, खाना कैसे खाते थे, क्या उगाते थे, क्या बेचते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो शब्द आएगा बार बार, झूम खेती। झूम के खेती नहीं, झूम खेती। इसको जो अंग्रेजी में लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाता है, झूम, ठीक है। ये जो झूम खेती है इसको समझिए। झूम खेती का मतलब ये होता है कि देखिए, सबसे पहली चीज तो झूम खेती वो लोग करते थे जो एक जगह पे रहते नहीं थे। मतलब घुमंतु लोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे जो आना जाना करते रहते थे, मतलब अपनी जगह बदलते रहते थे। घुमंतु लोग, जिसे हम कहते हैं खाना बदोश, यहाँ से वहाँ से वहाँ, वो लोग करते थे। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ जनजातियों की, आदिवासियों की ही कर रहा हूँ। तो करते क्या थे कि जंगलों का जैसे एक भूखंड ले लिया इन्होंने, ठीक, एक एरिया ले लिया इन्होंने। उसके बाद जैसे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और धूप प्रॉपर नहीं आ रही है, तो ये करते थे, सबसे पहले जो पेड़ है इसके ऊपर के ये टहनियाँ काट देते थे, इसको काट देते थे। उसका कारण क्या है
इसलिए काटते थे क्योंकि धूप आए, बगैर धूप आए तो कोई भी पैदावार नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। ठीक, अब यहां पर जमीन पे जो भी घास फूस जली है या पौधे जले हैं, पौधे हैं या उगे हुए हैं, इन सबको ये देते थे जला, आग लगा देते थे। ठीक, तो जो भी यहाँ पर इनको चीज़ दिखती थी, एक भूखंड इन्होंने तय कर लिया कि ये ज़मीन है, इस पर हमें झूम खेती करनी है। पहले तो ये आसपास के जो बड़े बड़े पेड़ होते थे जिससे धूप आ रही होती थी उसके ऊपर का एरिया काट देते थे। दूसरा ये है कि जितना भी एरिया है उसको जला देते थे। ठीक, अब जला दिया तो इसके बाद बची राख। अब आप देखिए, ये चित्र मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पे कि जब इसको जला देंगे तो यार राख बचेगी। अभी किसकी राख है? इन पेड़ों की तो राख है, इन पौधों की तो राख है। राख मतलब ऐश, जलने के बाद, लकड़ी के बाद जो बचता है। तो ये जो बचेगा ये एक मैन्योर का, न्यूट्रिएंट का काम करेगा, कंपोस्ट का काम करेगा, यानी कि खाद का काम करेगा। राइट, तो ये क्या करते थे कि इसको जला दिया इन्होंने, ओके, और जो खाली जमीन है ना, इस पर ये राख पूरी तरीके से डाल देते थे। अब ये जो राख मैं कह रहा हूं, राख क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? आप तो कहते हैं कि ये तो जल गया, अब ये तो बेकार हो गया। नहीं, इसमें होता है पोटैश, पोटैश यानी पोटेशियम। इसमें पोटेशियम होता है, और पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें पेड़ों के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। किसी ज़मीन में अगर NPK नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये पोटैश और के, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। के मुझे याद नहीं आ रहा है, तो NPK कहा जाता है बेसिकली इसको। ये फिजिक्स में हमने कभी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये जो NPK है वो होना चाहिए। इसमें एक P तो है पोटेशियम, वैसे K से शायद पोटेशियम होता है। खैर एनीवेज, दिस इज नॉट द डिस्कशन। तो पोटेशियम जो होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक, अब ये फॉस्फोरस है, यस, P फॉस्फोरस, K है पोटेशियम, यस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, K पोटेशियम। तो K कर देते हैं इसको, नहीं हम पढ़ रहे हैं तो P ही करके रखते हैं क्योंकि पोटेशियम है। मान लीजिए इसका जो साइंटिफिक है वो तो K है, लेकिन हम P पोटेशियम को दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो इसमें जो पोटैश है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, साथ में इसको नाइट्रोजन भी मिल जाता है, इसको आपको बाकी उपजाऊपन भी मिल जाता है। तो होता यह है कि उनके पास कुल्हाड़ियाँ होती हैं। कुल्हाड़ियाँ मतलब ये होता है कि ऐसे हत्था होगा, यहाँ पर लोहे का यूँ पैनापन होगा, इससे काटते थे पेड़ों को। और कुदालें होती है, कुदालें इस तरीके से, कुदाल से ज़मीन को गड्ढा करते थे, मतलब कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे, यानी ऊपर की सतह, केवल ऊपर की सतह को, केवल जैसे आप के पास खीरा है, खीरे को नहीं खुरचते हैं ताकि अंदर का खा सके, या कोई भी फल को खुरचते हैं, उस तरीके से खुरच देते थे, ऊपर का पोर्शन पील ऑफ कर देते थे, और जो कुल्हाड़ी है उससे ये पेड़ों को काटते थे। ठीक, अब करते क्या थे कि यहाँ पर आज क्या होगा, अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हल चलाएंगे या ट्रैक्टर चलाएंगे, ऐसी ऐसी सीधी सीधी रेखाएं बना देंगे, मतलब थोड़ा सा ये ज़मीन के नीचे थोड़ा सा खोद देंगे, मिट्टी ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे मिट्टी चली जाएगी, और यहाँ पर आप इन जगह पे अपनी जो सीड्स है वो बीज यहाँ डाल देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे। ये क्या करते थे, ये आज भी जैसे जहाँ झूम खेती होती है, नदर्न ईस्ट में आज भी झूम खेती होती है, वहाँ पर केवल ये छिड़काव कर देते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये खेत में बिखेर देते थे, मतलब बीज को रोपते नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया, ज़मीन की, जैसे ये ज़मीन है, इसने थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, गड्ढा मतलब ऐसा नहीं कि हर एक जगह किया वो ट्रैक्टर वगैरह से, और इन जगह पे जहाँ जहाँ थोड़े से पोर्शन अंदर चले गए वहाँ बीज को रोपना कहते हैं। लेकिन ये लोग रोपते नहीं थे, ये केवल खुरचते थे और ऊपर वाला पोर्शन और केवल बिखेर देते थे, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्कैटरिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। एक बार यहाँ पर फसल तैयार हो गई, क्योंकि अब इन्होंने बीज डाल दिए तो फसल तैयार हो जाती थी। अब जब फसल तैयार हो गई तो इस जगह से ये काट लेते थे सबको, मतलब हार्वेस्टिंग कर लेते थे, और हार्वेस्टिंग करने के बाद ये इस जगह को छोड़ देते थे और निकल जाते थे दूसरी जगह पर। ठीक, दूसरी जगह पे किस लिए गए वो? दोबारा यही काम करने, राइट, दोबारा झूम खेती करने। और जो जगह इन्होंने छोड़ दी है इसको ये सालों तक छोड़ के रखते थे। फैलो लैंड कहते हैं इसको अंग्रेजी में, हिंदी में परती और फैलो लैंड। ऐसी खेती, ऐसी जगह जिसने उपजाऊपन खो दिया है और उसको कुछ साल लगते हैं उपजाऊपन वापस लाने में, ऐसी ज़मीन जो छोड़ी जाती है उसको परती ज़मीन कहते हैं या फैलो लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलो लैंड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग आप देख रहे हैं जिनके बारे में मैंने बात की, वो कहाँ कहाँ रहते हैं। पहली चीज़ तो ये मध्य भारत में रहते हैं, जैसे मैंने आपको उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको झारखंड का एग्जाम्पल दिया, वह उस इलाकों में, और मध्य प्रदेश का जो ऊपरी भाग है।
और इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र, मैंने अब कहा बताया, या तो ये जंगल में रहेंगे या पर्वत में रहेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर जो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न ईस्टर्न जो 7 सिस्टर स्टेट है, वहां पर आपको बहुत मिलेंगे। ओके, मेन चीज ये थी क्योंकि ये जंगल पे पूरा इनका आधिपत्य था, तो जंगल में कभी भी आ जा सकते थे। अब देखिए कोई भी जमीन उठा के इन्होंने जला दी और फिर दूसरी जमीन पकड़ ली, फिर तीसरी जमीन पकड़ ली, है ना। इसका मतलब जंगल में आने जाने में इनकी कोई रोक टोक तो थी नहीं, और आराम से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इनको जंगलों से जाने से रोका जाएगा। जंगलों में ये बेरोक टोक यानी कि अपनी मर्जी के मालिक थे, यहाँ के मालिक थे, मर्जी के भी और उस जगह के भी मालिक थे। और दूसरा ये थे कि फसल उगाने के लिए कोई भी कहीं भी किसी भी जगह की खासतौर पर जंगल की जमीन ये इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, पहले कर सकते थे क्योंकि आगे ये नहीं होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि आप बोलेंगे क्या यार ये सारे के सारे आदिवासी क्या ये घुमंतु खेती करते थे, क्या झूमी झूम किया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो, ऐसे कई आदिवासी मैं आपको बता दूंगा, सबके नाम आने वाले हैं, वो पशुओं का शिकार करते थे, यानी वो आखेटक थे, पशुओं का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। और जंगल में जैसे ये देखिए तेंदुपत्ता ले जा रही हैं, तेंदुपत्ती है ये ना, हाँ, औरतें पंडानू पत्ता है, ये पंडानू पत्ता है और इससे पत्तल बनाई जाती है, जो आप खाने का पत्तल होता है ना, वैसे ऐसे अगर आप थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर हर आदमी, हर औरत आपको ना ऐसे तेंदुपत्ता ले जाती मिलेगी। तेंदुपत्ता से बहुत कुछ बनता है। कुछ शब्द इसमें आए हैं। परती ज़मीन तो मैंने बता दिया कि ज़मीन थोड़ी सी छोड़ दी जाती है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, ताकि वो अपनी उपजाऊपन दोबारा आ जाए उसमें। साल जो है एक पेड़ है, इसके बारे में अभी यहाँ पर मैं बात करूँगा। साल एक पेड़ हुआ, और महुआ का दिखाऊंगा आपको चित्र, महुआ का चित्र भी कभी आएगा। तो महुआ जो है एक फूल है, इससे एक तो इसको फूल को ही खा लिया जाता है या फिर इसकी शराब बनाते हैं। महुआ की शराब बनती है, मतलब एक इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक बनती है। तो अब मैं बात कर रहा था कि कई ऐसे आदिवासी हैं जो पशुओं का शिकार भी करते थे, यानी आखेटक थे, और कई जो जंगल से चीज़ें लेके आते थे। इसका मतलब इनका काम था इकट्ठा करना, संग्रहक। तो आखेटक भी थे और संग्रहक भी थे, शिकार करते थे, और जो भी जंगल में उनको काम की चीज़ मिलती थी, खाने की हो या बेचने की हो, वो सब वो जमा करते थे। राइट। अब अगर मैं उड़ीसा में ले जाऊं आपको, उड़ीसा, तो यहां पर जो खोंड लोग हैं, कौन लोग हैं? खोंड। कौन से? खोंड। उड़ीसा में खोंड। अभी आप जो चित्र देख रहे हैं ये इन्हीं का देख रहे हैं, ठीक है जी। ये उड़ीसा में जो खोंड लोग हैं वो इसी तरीके के समुदाय थे। ये क्या करते थे? पहले तो एक टोली बना ली इन्होंने, कुछ लोगों की टोली बन गई, ग्रुप बन गया, और उसके बाद ये जाते थे शिकार पे, जंगल पे चले गए शिकार पे। अब जंगल पे शिकार गए, मान लीजिए इन्होंने एक हिरण मारा, अब ये हिरण को ये आपस में पूरे बांट लेते थे, सारी फैमिलीज आपस में बांट लेती थी। इसके अलावा ये फल तो मिलते थे, वहाँ फल तो अगर हर जगह मिलते हैं, फल पूरे जंगलों में फल रहते हैं। एक तो ये फल खाते थे, और बहुत सारे कंदमूल जिसे कहते हैं, जिसे जमीन के नीचे वाली जो रूट्स होती है ना, उसको ये खाते थे, जड़ें। जैसे जड़ें आप देखिए, अगर आप प्याज देखें, आलू देखें, या फिर आप देखें ये मूली हो गई, गाजर हो गया, ये सब ज़मीन से नीचे से ही तो निकाली जाती हैं, है ना। इस तरीके से जो ज़मीन के नीचे से आती चीज़ वो खा लेते थे ये लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दो का नाम लिया है, एक साल एक पेड़ और महुआ एक फूल। तो जो साल है, मैं इसका नाम बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ही चीज़ आगे इनको ले जाएगी, क्योंकि ये बेचते थे बाहर। पहली चीज़ मैंने बताया कि जो जंगल में आराम से आते जाते थे, दूसरी चीज़ इनके पास ऐसा सामान होता था जो जंगल से लाते थे, जो ये बेचते थे और बाहरी लोग इसको खरीदते थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, साल और महुआ। तो इनका जो है महुआ का ये तेल इस्तेमाल करते थे, इनके साल और महुआ का जो इस महुआ के जो बीज है इसका तेल बनाते थे। और इलाज करने के लिए क्या होता था, जैसे अगर हमको कोई गला में दिक्कत होती है तो हम मुलेठी खा लेते हैं, है ना। तो हर चीज़ जड़ी बूटियाँ वहाँ पर मिल जाती थी, तो अपना इलाज भी ये जड़ी बूटियों से कर लेते थे, आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं आज के नाम पे। इसके अलावा जो जंगल से इन्होंने चीज़ें जमा की, जैसे इन्होंने जमा की, मैंने अभी आपको अलग अलग नाम लिया, जैसे तेंदुपत्ता वगैरह। तो ये जंगल की जो भी जंगल के उत्पाद थे, इनको ये बेच देते थे। किसको बेचते थे? ये स्थानीय बाजार में बेच देते थे, जो भी लोकल मार्केट होगा। जैसे ये लोग यहाँ रहते हैं, है ना, अब यहाँ रहते हैं जंगल में, फिर ये मार्केट में आके इसको बेच दिया करते थे। ठीक। अब जो यहाँ के मार्केट में जब भी किसी बुनकर को कहिए, या चमड़ा कारीगर हो गया,
इनको कपड़े या चमड़े की रंगाई के लिए ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कुसुम का पत्ता है, जैसे मैंने नील की बहुत बात की थी ना पहले, ऐसे कुसुम का पत्ता है, पलाश का पत्ता है, पलासी का युद्ध जहाँ हुआ था, पलाश का फूल मिलता है वहाँ पर जो रेड कलर का होता है, रेड कलर देता है। ऐसे कुसुम का पेड़ भी होता है, पौधा होता है जो आपको ऐसे फूल, ये सब फूल है पलाश कुसुम। तो कपड़ों को रंगने की का या फिर जैसे चमड़े का काम होता था, उसके लिए ये लोग किसको मांगते थे, किसको पूछते थे? जो स्थानीय मार्केट वाले हैं वो इन्हीं लोगों को पूछ लेते, भाई वो ला दो, भाई वो जंगल से हमें ये ला दो, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो तो जंगल जाते नहीं थे, डर हो या जो भी हो, या उनकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं होगी, और इनकी लाइफस्टाइल सारी जंगल पे ही होती थी, तो इन्हीं से मांगा करते थे भाई कि चलो हमको ये ला के दो। ठीक है, तो जो मैंने खोंड कहा ना, ये इन्हीं लोगों को कहाते थे। फिर से मैं कहूँगा खोंड, खोंड कहाँ पर? उड़ीसा। फिर से समझ लीजिए, उड़ीसा खोंड, उड़ीसा खोंड, ऐसे बहुत सारे नाम आने वाले हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ है ये भी याद रखना है आपको। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा ये कंप्लीट कराऊं, फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि अब ये चावल नहीं उगाते थे, गेहूं भी नहीं उगाते थे, लेकिन ये तो अनाज है। अब जनजातियों को या आदिवासियों को, इन लोगों को ये कहाँ से मिलेगा, चावल और गेहूं? तो ये अदला बदली करते थे। जैसे जो भी ये जंगल से लेके आते थे, जंगल के उत्पाद कह लूँ, उसका आदान प्रदान करते थे, मतलब जंगल की चीज़ देते थे और वो जो चावल गेहूं उसके बदले ले लेते थे। अच्छा, कई लोग इसमें ऐसा है नहीं कि सभी के सभी जंगल में रहते थे, कई लोग ऐसे हैं जो काम भी करते थे, यानी कि आसपास के जो गांव हैं ये जंगल में रहते थे, गांव में जाते थे, नौकरी कर लेते थे। ठीक है, कई लोग नौकरी भी करते थे, जैसे सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें काम कर लिया, कोई खेत है उसमें मजदूरी कर ली, ये काम भी करते थे। अच्छा, अगर ये वन उत्पाद, जो बेसिकली वन उत्पाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो जंगल से चीज़ें जो ला रहे हैं, अगर वो कम पड़ गया तो बेचारे इधर उधर इनको भटकना पड़ता था, कभी काम के लिए, कभी खाने के लिए, बहुत भटकना पड़ता था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे लोग थे, ये तो मैंने सबके बारे में बता दिया, लेकिन कई ऐसे थे, जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर हम मध्य प्रदेश या मध्य भारत में आते हैं, तो यहाँ पर एक समुदाय है जिसका नाम है बैगा। क्या नाम है? बैगा। अभी जो बैगा थे ये लोग बोलते थे ना, हम जंगल के हैं, जंगल हमारा है, जंगल हमारे लिए है, हम कभी भी किसी की मजदूरी नहीं करेंगे, हम जंगल की संतान हैं, हम मर जाएंगे लेकिन हम मजदूरी नहीं करेंगे, हमारा मजदूरी का काम करना उसी तरीके से होगा जैसे किसी का अपमान होता है। तो ये अपना अपमान मानते थे इसको। ठीक, तो जो चीजें इनको आसपास पैदा नहीं होती, ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई चीज पैदा नहीं हो रही है तो ये किसके ऊपर आश्रित हो जाएंगे? जैसे चावल गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी भी आदिवासी को वो चीज़ चाहिए जो जिसकी ज़रूरत है तो किसके पास जाएंगे? ये व्यापारियों पे। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ रह रहे हैं तो व्यापारी जब यहाँ पर आएंगे, या महाजन लोग जो होंगे, व्यापारी मतलब जो ट्रेड करते हैं, सामान खरीद फरोख्त करते हैं, महाजन जो सामान का खरीद फरोख्त भी करते हैं और पैसे भी देते हैं, लैंडिंग भी करते हैं। तो कोई चीज़ अगर इनके, जैसे यहाँ पर ये रह रहे हैं, इनको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे? ये व्यापारी जब आएंगे उनका वेट करेंगे, व्यापारी महाजन यहाँ पर आएंगे तो उन पर बहुत ज़्यादा आश्रित होते थे। लेकिन अगर ये व्यापारी और ये महाजन है तो व्यापारी जब पहुँचेगा तो मुंह मांगे दाम लेगा, भारी कीमत पे बेचेगा। ठीक, और जो मैंने कहा व्यापारी तो बेचता है, महाजन क्या करता है? ये व्यापारी हो गया, ये महाजन हो गया। तो व्यापारी क्या कर रहा है? ये तो आके बेच रहा है बड़े बड़े दाम में, ज़्यादा दाम में। और जो महाजन है वो क्या कर रहा है? वो इनको पैसा दे रहा है, कर्जा दे रहा है, क्योंकि पैसे की जरूरत तो सबको होती है। और जब कर्जा दे रहा है तो उस पर लगा रहा है जबरदस्त ब्याज, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक, तो जब ये लोग, अब ये समझिएगा कि जब ब्याज ये पे पैसा ले रहे हैं तब इनकी हालत खराब हो जानी है, क्योंकि जो सूदखोर है वो तो बड़ा सूद लगाते हैं। ये जो व्यापारी है वो 10 रुपए का सामान इनको 100 रुपए में बेच रहे हैं, तब भी दिक्कत हो गई। तो बेसिकली जो बाजार है, मार्केट, और जो वाणिज्य हो रहा है, मतलब ट्रेड हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, उसने इन जनजातियों को, विचारों को कर्जा और गरीबी इसकी तरफ ढकेल दिया। इस कारण से ये, क्योंकि इनका पूरा ये मानना था कि भाई हमको इस जंजाल में जो फंसाया गया है कि हम चीज़ें जो खरीदते हैं उसको हमको डबल दाम में, ट्रिपल दाम में बेच रहे हो और हमें कर्जा दे रहे हो, तो उसके बाद तो हमको कर्जे में आपने डाल ही दिया। ठीक है, तो ये जो महाजन है, देखिएगा फिर से, महाजन और व्यापारी, ये जो बाहरी लोग हैं, इनको ये लोग मानते थे कि ये शैतान है। कौन लोग हैं? ये शैतान है। और इन्हीं को इन्होंने दीकू कहा है, यही दीकू है। और ये मानते थे कि जो भी इनकी प्रॉब्लम है, इनकी जितनी भी दिक्कतें हैं, वो केवल और केवल इन
व्यापारियों, महाजन या बाहर के लोगों के कारण है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। तो कुछ आदिवासी जनजाति झूम खेती करते थे, कुछ जो है आखेटक थे यानी शिकारी और संग्राहक थे, संग्रह करते थे, वन उत्पादों को जमा करते थे, बेचते थे, खुद उपयोग करते थे, और कुछ जानवर पालते थे यानी पशुचारण का काम करते थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप, ये हिमाचल का इलाका है। तो गद्दी और वन गुर्जर, मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली बताऊँगा कौन कहाँ थे। तो यहाँ पर आप देखते रहिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। गद्दीस और वन गुर्जर यहाँ पर। यहाँ नीचे आइए, ये उत्तराखंड का इलाका है, ये भोटिया हो गया। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट पे। तो यहाँ पे अप्तानी, निशी, नागा, नागालैंड, खासी, ये बीच का जो इलाका है, खासी, असम वगैरह इलाका है ये, मैती और रियांग, हजरांग भी है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं बिरसा मुंडा की जगह पे, यानी ये इलाका हो गया ये झारखंड। ठीक है, आज का जो झारखंड है। और ये बेसिकली ये हमने इनको डिवाइड किया है स्टेट्स में, लेकिन इनकी बाउंड्री हमने डिसाइड की, लेकिन आसपास का इलाका जो है वो तो चाहे स्टेट का हो चाहे स्टेट का हो। तो संथाल, मुंडा, ओरांव यहाँ मिलते हैं। नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर इस जगह पे ये उड़ीसा का इलाका हो गया। यहाँ आपको मिलेंगे पजारा, बोंडा, कांढा, कोया, सौरा, खोंड, उड़ीसा में खोंड बताया था मैंने। और ये यहाँ पर भी मिलेंगे, मतलब ये जो इस इलाके की जगह है, जैसे थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो बायगा, मारिया, गोंड, यहाँ पर आप आ जाइए। ये आपका मध्य प्रदेश का इलाका हो गया। यहाँ बैगा है, बंजारा है, गोंड है, यानी कि कॉमन नेम आप देख रहे हैं। चलते हैं ज़रा राजस्थान की तरफ। यहाँ पर सहारिया है, भील। राजस्थान में आ जाते हैं तो वन गुज्जर और रथुआ। थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ महाराष्ट्र की तरफ तो बंजारा हो गए, और फिर केरल की तरफ आ गए तो माला, इरुलार हो गए। एपी की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ चले गए तो कोया, बंजारा और गोंड्स। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कौन कहाँ पर है। अब इनके चित्र मैं आपको दिखाऊंगा। ये है पंजाब की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के वन गुज्जर। वन गुज्जर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वनों में रहते हैं और यहाँ पर ये पालतू जानवरों का काम करते हैं। बकरवाल कश्मीर के इस जगह के, ये बकरवाल बहुत फेमस है। मतलब ये आपको दिखाई देंगे अगर आप कश्मीर से यानी कि श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, आपको ये रास्ते में दिखाई देंगे ही देंगे। ये गद्दी है कुल्लू की। कुल्लू का मतलब ये हो गया, हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। और जो मैं आपको आंध्र प्रदेश की तरफ ले गया था, वहाँ पर आप देखिएगा ये लबाडीज़ है, आंध्र प्रदेश के लबाडीज़। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे जो आदिवासी हैं वो जानवर पालते हैं और उनसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। अब होता ये है कि ये मौसम के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना, जम्मू से ये बकरवाल जम्मू से श्रीनगर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर में जब बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो जम्मू की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ गई तो उस जगह पे क्या ये जानवर क्या खाएंगे, ज़मीन पे तो बर्फ़ पड़ जाएगी तो क्या खाएंगे ये। तो फिर जब मौसम सुहाना होता है, यानी फिर जब बर्फ़ कम हो जाती है, गर्मी का समय होता है, तो वो यहाँ चले जाते हैं, श्रीनगर चले जाते हैं या उसके आसपास के इलाकों में चले जाते हैं। तो यही काम है कि मौसम के हिसाब से ये जो सब लोग हैं ये अपने मवेशियों को, आप मवेशी में सब जोड़ सकते हैं, आप गाय, बैल, बकरा, भेड़, ये सब जोड़ सकते हैं। तो भेड़ों के जो रेवड़ है, रेवड़ का मतलब होता है ग्रुप, बहुत बड़ा एक, मतलब अगर आप ग्रुप कहेंगे तो दो चार नहीं गिन सकते, हज़ारों की तादाद में चलते हैं ये लोग। ओके, बेसिकली क्या है कि इनको घास खिलाना होता है और एक जगह की घास खत्म हो गई तो ये वहाँ जाएंगे जहाँ पर घास मिलती है। बस मेन चीज़ ये है। जैसे मैंने कहा कि पंजाब के इलाके में ये जो पंजाब के वन गुज्जर है, जो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में आप लबाडी देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। और ये लोग जो हैं ये, इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं गाय और भैंस, गाय और भैंस, ठीक है। ये गाय और भैंस पालते हैं ये लोग। कौन से वन गुज्जर हो गए, पंजाब के और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया। थोड़ा आप कुल्लू में जो गद्दी मैंने बताई, ये लोग जो है ये क्या करते हैं, ये लोग गडरिये हैं। गडरिये का काम भी यही है कि भाई वो जो मवेशी हैं छोटे ख़ास तौर पे, उनको लाना ले जाना करते हैं, फिर उनका ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, इनके दूध बेचते हैं, इनका घी बना के बेचते हैं, इनके गोश्त बेचते हैं। और फिर यहाँ पर कश्मीर के जो बकरवाल हैं ये बकरियों को पालते हैं। इनका नाम ही बकर मतलब बकरियाँ, बेसिकली बकरवाल इसीलिए पड़ा।
अब मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा आगे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, इस पे आने से पहले मैं आपको ज़रा कुछ बताना चाहूँगा। मैंने आपको याद है साल और महुआ के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि महुआ का चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये महुआ का चित्र है, ये महुआ के बीज है। इससे तेल बनाया जाता है और इससे ताड़ी मतलब शराब भी बनाई जाती है। अब इसमें क्या है, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। इसका मतलब ये है कि जितने भी आदिवासी या जनजाति की हम बात कर रहे हैं उनका एक बड़ा पैटर्न देखा गया कि किस समय वो क्या काम करते हैं, किस समय वो शिकार करने जाते हैं, किस समय वो बुआई करते हैं यानी खेती करते हैं, किस समय वो नए खेतों में जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ा समझा इन साहब ने, और इन साहब का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बेसिकली मानव विज्ञानी है, यानी कि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। आदमियों को समझना, आदमियों के आचार विचार व्यवहार उनको जानना। तो ये ब्रिटिश के एक साहब हैं, इनका नाम है वेरियर एल्विन। क्या नाम है? वेरियर एल्विन। तो इन्होंने क्या किया, 1930 और 40 के दरमियान ये बाकायदा जो मध्य भारत मैंने इलाका दिखाया था वहां कौन कौन थे, बैगा थे, एक बैगा आपने देखे, और साथ में खोंड बहुत फेमस है। तो बैगा और खोंड के साथ इन्होंने बहुत समय बिताया, बहुत ज़्यादा समय बिताया, और फिर इन्होंने इनके बारे में लिखा कौन कहाँ किस समय जाता है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। एक यहाँ पर शब्द आने वाला है बैसाखी। बैसाखी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि ये सिख नया साल, क्योंकि सिखों का बड़ा पसंदीदा त्यौहार है ये, और एक तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस समय कटाई होती है। पंजाब और बहुत सारे नदन पार्ट जो उत्तर भारत है इसमें को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल 14 अप्रैल को ये पड़ती है। और इस समय क्योंकि सिखों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि खालसा पंथ जो है उनका भी एक तरीके से फॉर्मेशन हुआ था, इसकी नींव पड़ी थी गुरु गोविंद साहब के अंडर में, है ना। मैं 1699 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जो शब्द आएंगे ज़रा मैं आपको दिखा दूँ पहले। इसमें कुछ शब्द आने वाले, देखिएगा। इसमें चैत्र आएगा, मतलब ये चैत्र का मतलब ये समझ लीजिएगा कि मैं बसंत ऋतु की बात कर रहा हूँ, मार्च से अप्रैल। ऐसी बैसाख आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया स्प्रिंग का समय है अप्रैल में। ऐसी जेठ का नाम लिया गया है इसमें, वो आपका मई जून के बीच में है, थोड़ा उसके बाद गर्मी आ जाती है, तो आषाढ़ हो गया ये, जून जुलाई। उसके बाद सावन का महीना है, बरसात जब आती है जुलाई अगस्त। फिर भादो आएगा, रेन्स, अगस्त सितंबर में। फिर पतझड़ हो जाएगा, क्वार कहते हैं इसको, अश्विन, और सितंबर अक्टूबर का है ये। फिर कार्तिक अक्टूबर नवंबर का। फिर हेमंत, अगहन कहते हैं इसको। तो ये शब्द इसमें बाकायदा यूज़ किए गए, मैं बता दूं आपको। इसमें बाकायदा यही कहा गया अगहन। ये देखिए अगहन लिखा है ना, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये है क्या एक्चुअली। जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मुझे तो खुद समझ में नहीं आया कि अगहन होता क्या है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि अगहन ये नवंबर दिसंबर का समय है। ऐसी पूस भी शब्द इसमें यूज़ हुआ है, दिसंबर जनवरी का, ठंड का समय है उत्तर भारत में। फिर माघ है, शिशिर, जनवरी फरवरी। फिर कोल्ड सीजन जो फागुन का, फरवरी मार्च। कूल सीजन है, कोल्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, कूल है, कोल्ड नहीं है। अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं जो एल्विन साहब ने कहा। एल्विन बताते हैं कि जो चैत, अब आप समझ गए ना चैत का मतलब क्या है, मार्च अप्रैल। तो चैत में क्या होता है कि जो औरतें हैं वो जो ठूंठ बचे होते हैं उनको इकट्ठा करने और काटने जाती हैं। लकड़ियों का जो ठूंठ बच जाता है, जैसे पेड़ है ना, उसकी जो चीज़ें केवल बच गई उसे ठूंठ कहते हैं। पुरुष जो होते हैं वो बड़े पेड़ों को काट रहे होते हैं और शिकार पर जाते हैं। अच्छा, शिकार जो है पूरे चांद के समय पूर्व से होता है। पूरा चांद क्या होता है, जब आपकी पूर्णिमा हो उससे पहले से शुरू हो जाता है। और बांस के फंदों का इस्तेमाल ये करते हैं शिकार करने के लिए, ताकि वो शिकार फंस जाए उसमें। औरतें क्या करती हैं, ये सागो है, इमली है, मशरूम जिसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं, ये फल बीन कर लाती हैं, और भी आदि फल बीन के लाती हैं। बैगा औरतें की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है बैगा और खोंड के बारे में इन्होंने कहा है। तो बैगा औरतें जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो जड़ें और कंदमूल इकट्ठा कर रही हैं। महुआ के बीज, ये जो महुआ के बीज है, महुआ सीड्स, इनको इकट्ठा कर रही हैं। यहाँ पर बैगा औरतों की मैं बात कर रहा हूँ। बैगा को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है, इनसे अच्छा शिकारी नहीं है। बैगा क्या करते हैं, ये बेसिकली बैसाख में जंगलों को जलाते हैं, और जो आधी जली लकड़ियाँ होती हैं इनको एज अ ईंधन, एज अ फ्यूल बीन लेती हैं औरतें। आदमी शिकार पे निकल जाते हैं। अच्छा, जेठ का समय जो होता है उसमें बुआई होती है। जेठ आप समझ गए होंगे मैंने कौन सा समय बताया, और शिकार चलता रहता है। आषाढ़ भी मैंने बताया। इसमें आषाढ़ से जो भादो है, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ आषाढ़ और भादो। तो ये आषाढ़ से भादो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो समय है, जून से लेकर सितंबर की बात कर रहे हैं ये।
तो आषाढ़ से लेकर जो भादों का समय है, इसमें क्या चल रहा है, जो मर्द हैं वो खेतों में काम करते हैं। कुआर का समय मैं बताया, इसमें फलियां आने लगती हैं। कार्तिक कुटकी में ये पक जाती हैं फलियां। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती है। नाच गाना और शादियों का ये महीना पूस होता है। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चले जाते हैं। अब बेवड़ का जो इसमें कहा गया है, देखिए बेवड़ का मतलब ये होता है कि नया इलाका, नया एरिया जहां पर ये झूम खेती कर सके। अब जो मध्य प्रदेश है ना, एमपी का जो इलाका है, उसी में इस झूम इलाके को, इसको बेवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवड़। तो झूम है मध्य प्रदेश में, इसी को बेवड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये बेवड़ निकल जाते हैं और शिकार और जो चीज़ें इन्हें संग्रह की जाती है वो भी इसमें काम चलता रहता है। अब ये चक्र जो है पहले साल के लिए होता है, दूसरे साल में शिकार के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि जो कुछ ही फसलें हैं उनकी बुआई कटाई हो रही होती है और भोजन क्योंकि काफ़ी नहीं होता, इसलिए पुरुष जो है फिर से झूम खेती के लिए बेवड़ों में ही वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। और फिर जब तीसरा साल आता है तो फिर खाना और वन उत्पाद इसकी ज़रूरत पड़ने लगती है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी ले जाती है। ये एक संथाल महिला है, संथाल लड़की है, लकड़ी ले जाती हुई लड़की है। बिहार का चित्र है ये 1946 का। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया अलग अलग काम थे इनके, तो कुछ लोग जो है एक जगह रहकर खेती भी करते थे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हर आदमी घुमंतू नहीं था, हर आदमी जानवर नहीं चरा रहा था, हर जनजाति ऐसी नहीं थी। तो अगर मैं आपसे पहले बेवड़, मैंने जैसे कहा मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती होती है ना, उनकी झूम खेती अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो इसी को बेवड़ कहा जाएगा। मैं आपको जो बता रहा था वो है 19वीं सदी के पहले की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता था कि जो बहुत saरे जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो एक जगह कहीं टिक के नहीं रहते थे, कहीं एक जगह खेती नहीं करते थे। लेकिन और हुआ ये कि समय बदलने लगा। ठीक, समय बदलना इसलिए लगा कि भाई वो एक ही जगह पे टिक के काम करने लगे, एक ही जगह खेती करने लगे, क्योंकि अब हलों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये हल यानी कि जो जोतने के लिए काम आता है, हलों का इस्तेमाल कर रहे थे ये, है ना। और दूसरा ये है कि इनको ज़मीनों का अधिकार भी मिलने लगा था कि भाई आपकी ज़मीन हो गई, क्योंकि आप बहुत समय से काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको जरा छोटा नागपुर की तरफ ले जाऊं, जहाँ के बिरसा मुंडा है, तो छोटा नागपुर में जो मुंडा मैंने नाम लिया, बिरसा मुंडा, उससे क्या होता था कि अगर ज़मीन है तो इसमें सबका अधिकार होगा, यानी जितने भी लोग हैं उनका सबका बराबर का अधिकार होगा, इस तरीके की बात मानी जाती थी। क्योंकि इनको माना जाता था कि भाई जिसने भी आके ये क्लीन किया है, जिसने भी पहली झूम खेती की या जो एरिया साफ किया, वो एरिया हमारा वंशज, वो लोग वंशज हैं हमारे, यानी वो आए होंगे और हम सब उनके वंशज हैं, हम उनके सब बेटे बेटियां हैं। तो हम सब मूल निवासी सारे के सारे हैं, जिन्होंने सबसे पहले आके साफ किया उनके हम वंशज हैं। और बराबर का हक होता था, ध्यान रखिए, चाहे कोई भी हो, सबका हक बराबर होता था। ठीक है जी। लेकिन होता यह है, ये चीज़ तो प्रैक्टिकल में नहीं होती है। कोई ना कोई ऐसा होता है जिसमें किसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है, ताकतवर हो जाता है, तो वो लोग क्या करते थे, वो जो अपनी ज़मीन होती थी या फिर ज़्यादा ज़मीन को वो बटाई पे भी दे देते थे। ओके, अब ब्रिटिश, ये सब तो हमने देख लिया इनके बारे में। ये गोंड का चित्र है, ये संथाल ट्राइब आप देख रहे हैं, संथाल महिलाएं ऐसे दिखती थी, और ये गोंड ट्राइब के बारे में बता रहा हूँ। अब बात समझ में आती है कि भाई ये ब्रिटिश लोगों का क्या इसमें लेना देना है। ब्रिटिश गवर्नेंस या अफसर उनको ये मानते थे कि भाई जो गोंड हो गए और जो संथाल हो गए, मतलब ये, और इनकी बात मैं कर रहा हूं, ये जो लोग, ये जैसे लोग जो है, जो एक बार ठहर के रहते थे, ठीक, ये लोग एक जगह ठहर के रहते थे, तो ये लोग उन लोगों से, जैसे जो शिकारी थे, जो संग्राहक थे, या जो घुमंतू खेती करते थे, ये तो इधर से उधर जाते ही जाते रहते थे। तो जो यहां से वहां जा रहे हैं उनको वो अच्छा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे गोंड और संथाल, क्योंकि एक जगह रुक के खेती कर रहे हैं, ये ज्यादा सभ्य है, ये लोग ज्यादा सभ्य नहीं है। इनको माना जाता था कि ये जो बाकी लोग हैं वो बर्बर हैं, जंगली हैं, इनको कोई तमीज नहीं है, ये इनको कस्टम्स नहीं आते, या फिर ये मैनर्ड नहीं है, उस तरीके से माना जाता था। ओके, तो बेसिकली ब्रिटिश चाहते थे कि जितने भी लोग हैं
वो एक जगह टिक के रहे। ये जो इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं भी ज़मीन ले ली, कहीं भी जला दिया, कहीं भी जाके अपने बकरियों को चराना शुरू कर दिया, ये सब ठीक नहीं है। ये ब्रिटिशर्स का बेसिकली यही मानना था। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्रिटिशर्स का आदिवासियों पे क्या असर पड़ा, या आदिवासियों के कारण ब्रिटिश ने क्या परिवर्तन लाए, क्या रूल्स लाए और उससे इन पे क्या इफेक्ट हुआ, इसके बारे में अगर हम जानना शुरू करें तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो आदिवासी मुखिया थे, जो भी नेता होंगे, जैसे जनजाति, कोई भी जनजाति होगी, आदिवासी समूह होगा, उसका कोई ना कोई तो नेता होगा, कोई ना कोई लीडर होगा जिसको ये मानते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब ब्रिटिश आए भी नहीं थे तो कोई भी, अगर आप जनजाति समाज देख लें, उसमें जो मुखिया होता था उसकी बड़ी इज्जत होती थी, बहुत ज़्यादा, और उसके पास आर्थिक ताकत भी होती थी, यानी कि पैसे वाइज भी, मनी वाइज भी वो बड़ा स्ट्रांग होता था। और ये अपने इलाके पे इसका नियंत्रण का काम था, जो मुखिया है इनका। और साथ में इनकी अपनी खुद की पुलिस भी हुआ करती थी कई बार, और खुद अपने नियम ये बनाते थे कि भाई ये जो ज़मीन है इसका कैसे कैसे देखा जाएगा, इसका रख रखाव कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। यानी ज़मीन का और वन का, क्योंकि ये जंगल के लोग हैं ना, वन प्रबंधन, वन का जितना भी कैसे कहते हैं, हिसाब किताब कह दें, या फिर उसके बाद में जानकारी, किसको क्या मिलना है, कहाँ से क्या आना है, ये सारी चीज़ें के नियम ये खुद ही बनाते थे। ओके, अब आइए ब्रिटिश। अब आ गए ब्रिटिश। अब ब्रिटिश शासन जब आया तो ये जो मुखिया लोग हैं, इनको ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला कि भाई ठीक है, इस ज़मीन के मालिक आप हैं, उनको मालिक तो मान लिया गया, इसमें एक परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इनके पास शक्तियां थी, अपने नियम कायदे कानून ये जो चला रहे थे, वो ख़त्म हो गए। यानी कि इनके पास जो शासक की शक्ति है, मतलब आप मुखिया हैं लेकिन शासक नहीं है। आप मुखिया रहिए, आप ज़मीन आपके पास है, लेकिन आप शासक नहीं है। शासकीय हक जो है, शक्तियां इनसे ले ली गई, क्योंकि जो भी नियम अब बन रहे थे वो किसके बन रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के नियम बन रहे थे, और वो ही इनको मानने भी पड़ते थे, बाध्य कर दिया गया था, फोर्स कर दिया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये मुखियाओं को इनको बाकायदा पैसे देने पड़ते थे, नजराना देना पड़ता था, सामान देना पड़ता था। और मुखिया का ये भी काम था कि जो भी इनके साथ लोग हैं, इनको आप भैया डिसिप्लिन में भी रखो, यानी कि ये कोई उद्दंड ना करे, गलत काम ना करे, कुछ विद्रोह ना कर दे, कोई भी चीज़ ऐसी ना कर दे जो ब्रिटिश के खिलाफ हो। तो अनुशासन में रखने का काम भी किसका था, इन्हीं का, मुखिया का। तो ये तो आदिवासी मुखियाओं में जो परिवर्तन हुआ ये हुआ। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में ले जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये जो निशी आदिवासी है, मैंने आपको नाम भी बताया था, ये एक गांव की बात हो रही है। इसमें लट्ठों से बना रहे घर, लकड़ियों से घर कैसे बनाते हैं। तो पूरा गांव मदद करता था, ऐसा नहीं कि अकेला आदमी काम कर रहा, पूरा गांव लग जाता था। तो अभी आपने हाल देखा मुखियाओं का। अब घुमंतु काश्तकार। अब आप कहेंगे काश्तकार क्या होते हैं। काश्तकार ये मल्टीपल लोगों के लिए नाम लिया जाता है कि कोई बना रहा है, कोई पैदावार कर रहा है, या कोई आर्टिस्टिक काम कर रहा है, चाहे आप उनको कह सकते हैं कि भाई जानवर चलाने वाले हैं, सभी काश्तकारों में गिना जा रहा है यहाँ पे। तो घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ था। पहली चीज मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों को सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि भाई ये जो घुमंतु खेती कर रहे हैं या घूमने फिरने वाले हैं ना, ये जंगली और बर्बर है, इनको एक जगह बसाना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो इनके दिमाग में ये थी। तो जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, ये इनको पसंद तो थे नहीं। ठीक है, ब्रिटिश ये चाहते थे कि भाई ये जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं वो किसी एक जगह टिक के रहे और सीधा रहो भाई यहाँ पे और खेती करो। अब ये क्यों चाहते थे, क्योंकि अगर कोई टिक के रह रहा है एक ही जगह पे, उसका घर है, एड्रेस है, तो उसको नियंत्रित करना, उस पर प्रशासन करना, उसकी देखरेख करना, नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ओके, अच्छा, अंग्रेजों का मेन काम क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें भू राजस्व चाहिए, टैक्स चाहिए, आमदनी चाहिए थी। तो अगर आप किसी को यहाँ पर बसा देंगे, खेती करने लगेगा, तो आप भू राजस्व ले सकते हैं, लगान ला सकते हैं। और दूसरा ये है कि भाई इन ज़मीनों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नियम भी लागू कर दिए कि भाई आप, बाकायदा इन्होंने ज़मीन को मापा और तय कर दिया कि भाई आपका हिस्सा ये, आपका हिस्सा ये, और जब आपका हिस्सा ये हो गया, आपका हिस्सा ये हो गया, आपका हिस्सा ये हो गया, तो आपको बता दिया भैया इतना लगान देना है आपको।
लगान कुछ नहीं होता, टैक्स होता है। जैसे आजकल हम इनकम टैक्स देते हैं ना, वैसी लगान होता है उस ज़माने में। बाकी लोगों को जिनको आपने मालिकाना हक दे दिया, बता दिया ये ज़मीन आपकी है, तो उससे लगान वसूल किया। और बाकी जो भी लोग यहाँ पर काम करते थे उनको कहा गया आप पट्टेदार हो गए। ठीक है, बेसिकली क्या था कि पट्टेदार क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये भूस्वामी है, ये ज़मीन का मालिक है, तो वो क्या करेगा कि जो भी इसके यहाँ काम कर रहे हैं ये पट्टेदार हो गए, इनसे ये लगान या जो काम कर रहे हैं या इस ज़मीन को लीज पे ले लिया या किराए पे ले लिया, जैसा भी किया, उनसे ये पैसा लेके ये पैसा लेंगे। ठीक है, मतलब भूस्वामियों को, ये जो ज़मीन के मालिक हैं उनको एक तो ये भाड़ा चुकाएंगे, और भूस्वामी क्या करेंगे, सरकार को लगान देंगे। ये इस तरीके से इन्होंने सिस्टम बनाया था। अब जो झूम की बात बार बार आती है, ये जो झूम वाले काश्तकार थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे या जो भी एक झूम वाले लोग थे, इनको भी स्थायी रूप से बसाने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने कि भाई तुम एक जगह बस जाओ, लेकिन ये कोशिश इनकी कामयाब नहीं रही। उसका कारण ये था कि बहुत सारी चीज़ थी। अब ऐसा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आप किसको क्या ही बोलोगे, है ना, यहाँ की वेदर कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत सिचुएशन ऐसी है, तो आप किसको कैसे बसाओगे, वो कर ही नहीं सकते। बेसिकली क्या है कि ये अगर झूम खेती ना करें तो उस इलाके में कोई खेती हो ही नहीं सकती। ठीक, तो बहुत सारा विरोध जब हुआ, ख़ास तौर पे विरोध हुआ नॉर्थ ईस्ट से, जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ से, तो फाइनली ब्रिटिश को इनके सामने झुकना पड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप लोग जो परंपरागत तरीके से कन्वेंशनल ढंग से जो अपनी झूम खेती कर रहे हो उसको करते रहिए, इनकी बात इनको माननी पड़ी। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब कई ऐसे कबीले थे जिनको जंगल के कुछ भागों में घुमंतु खेती की इन्होंने छूट दे दी। ओके, अब मैं आपको ये वन कानून के प्रभाव वगैरह भी बताऊंगा, लेकिन हम ये जो वन कानून जो लगाया है उसके प्रभाव क्या हुए इसको हम लेंगे अगली बार। लेकिन इससे जाते पहले मैं आपको ज़रा एक चित्र दिखा दूँ। ये गुजरात में एक जंगल में खेती कर रही हैं भील औरतें। गुजरात से भील आपके दिमाग में आना चाहिए। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, ज़मीन की जो भी सफाई कर रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं। पैडी की खेती हो रही है बेसिकली। यह आंध्र प्रदेश में धान की खेती मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जो अंग्रेज़ों ने वन के अपने कानून बनाए, उस पे इन जनजातियों का क्या असर हुआ या जनजातियों पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, कानून तो बहुत सारे बनाए गए, तो जंगलों से अलहदा तो रह नहीं सकते ब्रिटिशर्स, उन्होंने जंगलों पे भी कानून बनाए। तो हुआ ये कि जितने भी जंगल थे उन पर ब्रिटिशर्स ने अपना जो आधिपत्य है, नियंत्रण है या कंट्रोल, ये स्थापित कर लिया और ये कह दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की संपत्ति है ये जंगल। जितने भी जंगल हैं वो किसकी संपत्ति हो गई, किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई सरकार की या ब्रिटिश राज की। ऐसा क्या किया उन्होंने, कई ऐसे जंगल थे इनको इन्होंने कह दिया कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड है, या इन्हें कहा कि रिजर्व्ड है, यानी आरक्षित। अच्छा, आरक्षित क्यों कहा गया इनको? आरक्षित इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर अंग्रेजों की जरूरत की चीजें पैदा हो रही थी, जैसे इमारती लकड़ी। अब ऐसी लकड़ियां जो इनके लिए अच्छी थी या फिर इनके लिए बहुत फायदेमंद थी, उसको तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो आरक्षित वन है, यहां पर कोई नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो आदिवासी, जो जनजाति के लोग आराम से जंगलों में जा सकते थे, आराम से जंगलों में विचरण कर सकते थे, झूम खेती कर सकते थे, फल इकट्ठा कर सकते थे, पशु जो है यहाँ पर उनका शिकार कर सकते थे, अपना भरण पोषण कर सकते थे, उन सबको यहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। खास तौर पे ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें, तो रिजर्व फॉरेस्ट में इनको बिल्कुल भी न घूमने की, न झूम खेती करने की, न फल इकट्ठा करने की, न पशुओं का शिकार करने की कोई भी इजाज़त नहीं थी, यानी कि इनको मनाही थी। लेकिन अब आप देखिए, एक झूम काश्तकार या एक झूम खेती करने वाला किसान या जनजाति, वो कैसे जिंदा रह सकता है अगर वो यहां पर नहीं जा सकेगा, जो कि उसकी जिंदगी थी, जो उसकी लाइफ थी, जहां पर उसके पुरखे चलते चले आ रहे हैं और जो इन्होंने यही सीखा है। तब ये क्या करेंगे, मजबूर होकर इनको रोटी तो कमानी है, पेट तो भरना है, तो एक काम की तलाश में, ये मजदूरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में ये बेचारे यहां वहां मजबूरी में इनको यहां वहां जाना पड़ा। राइट,
एक और चीज इन्होंने कर दी कि भाई जब अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप ये लो इलाका है, इसमें कोई भी आदमी नहीं रहेगा, तब अंग्रेजों को भी दिक्कत हुई। कैसी दिक्कत हुई जरा यहां देखिए, समस्या किस तरीके से आती है, क्योंकि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। समस्या ये आई कि ये लकड़ी देखिएगा, इस लकड़ी पे ये जो लकड़ियां है ना, यही बांध के रखती है इस रेल को। अगर ये लकड़ियां ना हो, ये जो लकड़ियां आप देख रहे हैं ये ना हो, तो ये रेल चलेगी और ये सब इधर उधर हो जाएंगे, लोहे की पटरियां इधर उधर हो जाएंगी। इनको बांध में रखने के लिए यहां पर ये लॉग लगता है, लकड़ी का पट्टा लगता है। तो ये जो लकड़ी का पट्टा है, जिसे हम कह रहे हैं रेलवे स्लीपर, क्या कहते हैं इनको, हम कह रहे हैं रेलवे स्लीपर, जो आप यहां भी देख रहे हैं, ये रेलवे स्लीपर है, रेलवे स्लीपर है। तो ये जो रेलवे स्लीपर है, ये इनकी जरूरत है क्योंकि रेलवे लाइनें बिछा रहे थे। तो इसके लिए एक तो इनको पहले इस पे यहां पेड़ काटना होता था। पेड़ कौन काटेगा, पहली चीज। दूसरा यह है कि लकड़ी को यहां से यहां तक कौन ले जाने वाला है, तो बस यहां तो मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मजदूर अगर नहीं मिलेंगे तो ना तो कटाई हो पाएगी, अंग्रेज तो करेंगे नहीं, मजदूर भी चाहिए और साथ में उनको काटने के लिए और ढोने के लिए भी चाहिए। तब क्या किया जाए, तब ब्रिटिश सरकार ने एक थोड़ा सा हल निकाला इसका। उन्हें हल ये निकाला कि ऐसा करते हैं कि जंगल में ये जो आदिवासी हैं, ये झूम करने वाले या जो खेतीहर है, उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे दी गई कि भाई चलो ये ज़मीन आपको दे देते हैं, छोटे टुकड़े आपको दे देते हैं, यहाँ पर आप खेती करिए, कोई बात नहीं आप खेती करिए, लेकिन इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बदले में आपको पहला काम यह करना पड़ेगा कि आपको जो वन विभाग है, यानी कि जंगल या कहते हैं जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं आज के ज़माने में, जो जंगल का विभाग या वन विभाग उस ज़माने में हुआ करता था, उनके लिए इनको मजदूरी करनी पड़ेगी फ्री में, बगैर पैसे दिए, पहली चीज। दूसरा ये है कि उनको इन जंगलों की भी देखभाल करनी, वो तो वैसे ये करते ही थे, लेकिन जंगलों की देखभाल करनी है, और दूसरा इनको मजदूरी करनी है। तो इनको जमीन दे दी गई, लेकिन इन पे शर्त लगा दी गई। ओके, बेसिकली ये है कि इनको चाहिए था फ्री में मजदूरी, या बहुत ही मिनिमम दर में मजदूरी कराते थे, बहुत ही कम पैसा। जैसे मान लीजिए आजकल के ज़माने में या उस ज़माने में 200 बाहर मिलता था, तो उन लोगों को मुश्किल से 10 रुपये देते होंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये गांव बसाए जंगलों में, ताकि अपना काम बन सके। अब यहाँ पर 1930 में ये जो वेरियर एल्विन साहब है, मैंने आपको बताया था, ये बैगा आदिवासियों के पास भी गए। तो बहुत सारे गीत हैं, गाने हैं। तो ये गीत जो है वो सारी चीज़ें उनकी कहता है कि भाई लोग उस ज़माने क्या सोचते थे। स्लीपर जो होता है, ये जो लकड़ी का एक क्षैतिज मतलब होता है इस तरीके से, वर्टिकल कह लें, हॉरिजॉन्टल कह लें, क्योंकि ऐसे तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, अगर ऐसे खड़ी कर देंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक। लेकिन रेल के लिए ये क्षैतिज है, यानी वर्टिकल लगता है। तो रेल की पटरियां इसी पे बिछाई जाती हैं। तो हुआ ये कि बहुत सारे जो आदिवासी थे, इन्होंने क्या किया, इन जो भी कानून इन पे काबिज किए गए थे या इन पे लगाए गए थे, इनका बाकायदा विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानते भाई, हमारे लिए तो गड़बड़ है। तो एक ऐसा समय आया कि कई लोगों ने खुलेआम बगावत कर दी। बहुत सारे प्रोटेस्ट हम देखेंगे, जैसे मैं बताऊं 1906 की बात बता रहा हूं। ये है सोंग्रम संगमा, ठीक। सोंग्रम संगमा साहब जो थे, उन्होंने किया असम में विद्रोह। और ये विद्रोह किसके लिए था कि जो इनके ऊपर कानून डाले गए हैं। पहली चीज तो ये हो गई। 1930 में जो मध्य प्रांत है, वहां पर भी, मतलब जो आज का मध्य प्रदेश है, वहां पर भी वन सत्याग्रह हुआ, ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हैं 1930 में जो वन सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह, उसका मैंने चित्र भी दिखाने की कोशिश की है। तो ये सब चीजें हुई। हाँ, यहाँ पर एक चित्र है, गुदारा औरतें जो है बुनाई कर रही हैं। यहाँ पर आप देखें चटाई बुन रही है एक महिला, और आप देखिए बच्चा बेचारा पीछे इस तरीके से इन्होंने बांध रखा है, और कैसे काम करते होंगे। बच्चों को साथ लेके जाती थी। अब बात यह आती है कि व्यापार में क्या समस्याएं आ रही हैं। हर चीज में हम पहले उसकी बात करते हैं, फिर उसकी समस्याएं देखते हैं। तो अगर मैं आपको 19वीं शताब्दी के समय में ले जाऊं, तो यहां पर यह देखा इन लोगों ने, जो जैसे जनजाति और आदिवासी यहाँ रहते थे, उन्होंने देखा ये व्यापारी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। वो देख रहे महाजन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये लोग इतना ज्यादा क्यों आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। क्योंकि ये जो व्यापारी है, ये एक तो वन उपज खरीदना चाहते थे, जो वन का सामान है, और ये जो महाजन आ रहे थे वो कर्जा देने के लिए आ रहे थे। और
आदिवासियों को ये लोग जो है मजदूरी पे रखने आ रहे थे। ठीक, बस उनको समझ में आ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रेशम उत्पादकों का, रेशम यानी सिल्क। तो रेशम उत्पादकों का एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यापारी और ये जो महाजन क्यों आ रहे थे। ओके, तो मैं यहां पर आपको ले जा रहा हूं कि 18वीं शताब्दी में ना जो यूरोप के जो मार्केट थे उसमें इंडियन सिल्क यानी कि भारतीय रेशम की बहुत मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, गुणवत्ता, हम गुणवत्ता कहते हैं ना, क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी इसकी। अब निर्यात भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, ये यूरोप जा रहा था। तो अब कंपनी को ये चाहिए था कि अभी ये रेशम की मांग किसी न किसी तरीके से पूरी की जाए। तो आज के अगर मैं झारखंड में आपको ले जाऊं, आज का जो झारखंड है इसमें एक जगह है हजारीबाग। तो ये जो हजारीबाग है, ये इसके आसपास जो लोग रहते हैं उसमें है संथाल लोग। कौन लोग? संथाल मैंने आपको दिखाया था कहां पर रहते हैं और उनका चित्र भी दिखाया था। तो जो संथाल लोग हैं ये लोग रेशम के कीड़े, जो आप रेशम देख रहे हैं ना, इसके इस तरीके से इल्लियों जैसे कीड़े होते हैं, और ये कीड़े जो होते हैं अपने ऊपर एक ककून बना लेते हैं। फिर इनको ये जो ककून है, यही आप देख रहे हैं जो वाइट वाइट सा, ये ककून होता है, और इसी ककून से हमारा रेशम का उत्पादन होता है। तो जो संथाल लोग थे, ये झारखंड हजारीबाग का जो इलाका मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर ये रेशम के कीड़े पालते थे। तो व्यापारी जो यहाँ पर आते हैं, जैसे वहाँ पर व्यापारी यहाँ पर आते होंगे, वो क्या करते थे, वो अपने एजेंटों को या फिर जो गुमाश्ते होंगे या भी जो भी उनके ट्रेडर्स होंगे उनको भेजते थे, और इनको आदिवासियों को देते थे कर्जा कि भैया ऐसा है, कर्ज लो। और जब ये जो तैयार चीज़ हो जाती है, जिसे ककून कहते हैं, कृमि कोश, जो मैं ककून कह रहा हूँ इसको हिंदी में कह रहे हैं कृमि कोश। तो जब ये तैयार हो जाते थे, क्योंकि इसकी खेती जो इसका पालते थे, तो ये इसको ले लेते थे, है ना। और 1000 ककून के लिए ये मात्र 3 से 4 रुपए देते थे। अब आप सोचिए कि ये जो ककून है इनको फिर आगे भेजा जाता था बर्दवान। बर्दवान आपका हो गया वेस्ट बंगाल में, और गया ये आज के आपके बिहार में है। तो यहाँ भेजा जाता था और इसके 5 गुना दाम में इसको बेचा जाता था। यानी अगर एक ककून देखिए 1000 का 3 से 4 रुपए, तो इसी का वो 1000 रुपए, 1000 जो ककून है वो बेचते थे। आप मान लीजिए 5 गुना कर दीजिए इसको, क्योंकि 5 गुना ये बता रहे हैं, 5 गुना। तो आप 3 रुपए है तो 5 दिए 15, और 4 पंजे 20, 15-20 रुपए में ये बेच देते थे। ठीक है, तो अच्छा खासा ये और मेरे ख्याल से 15-20 भी नहीं, कम से कम नहीं तो 50 रुपए में बेचते होंगे। अच्छा खासा ये कमाते थे, क्योंकि बिचौलिए भी तो है बीच में। तो जो भी मीडिएटर थे, जो भी बिचौलिए थे, मतलब ये जनजाति आदिवासियों से, यानी कि संथाल लोगों से जब तक ये पहुंचता है, जब ये रेशम बनेगा, फाइनल रेशम बनेगा, इसके बीच में जितने भी लोग होते हैं वो लोगों को हम वो कह रहे हैं, बिचौलिया कह रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ करता था। राइट, इसका मतलब ये है कि ये जो संथाल लोग हैं या कोई भी जनजाति वाले जो लोग हैं या आदिवासी हैं, उनको यही व्यापारी और यही जो महाजन है, क्योंकि इनकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी, 3-4 रुपए में क्या होता है, तो ये जो लोग हैं ना, ये जनजाति वाले और आदिवासी लोग इनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। तो यही दीकू हैं। दीकू केवल अंग्रेज नहीं है, दीकू व्यापारी भी है, दीकू महाजन भी है, दीकू जो है बीच में मुनाफाखोर भी है। ओके, अब यहाँ पर एक चित्र में दिखा रहा हूँ आपको। ये बिहार के कोयला खनिज जो निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, उसका चित्र है। देखिए क्या बुरी हालत है। ये वहाँ का एक चित्र है। ये एक खान है जो जहाँ पर खुदाई हो चुकी है, कोयला निकल चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो आदिवासी थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी। अगर मैं आपको बताऊँ 1920 का आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, 2000 लोग जो है ये कोयला खदानों में मर गए थे। आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत थी इनकी। तो अब क्या है कि जब इनकी हालत खराब होने लगी आदिवासियों की, तो क्योंकि काम की तलाश, देखिए पेट तो पालना है, तो काम की तलाश में ये लोग इधर उधर जाने लगे। खासतौर पे 19वीं सदी का आखिर में मैं ले जाऊं तो यहाँ चाय के बागान बहुत फैल गए थे, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो चाय के बागान है ये बहुत फैल गए थे। और ये जो खनन उद्योग है, ये जो आप देख रहे हैं खनन उद्योग, यानी एक तरीके से आप माइनिंग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, माइनिंग उद्योग जो है ये बहुत फल फूल रहा था। राइट, तो एक तो असम में आप चाय कह लीजिए, असम में चाय, और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये झारखंड बहुत फेमस है माइनिंग के लिए। जो झारखंड है
यहां पर जो काम करने वाले लोग थे, यहां पर काम करने वाले लोग कौन थे? ये थे आदिवासी। ठीक, तो इनको भर्ती कैसे किया जाता था? बहुत सारे ठेकेदार होते थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो इनको लेके आते थे और यहां पर भर्ती करते थे। एक तो कॉन्ट्रैक्टर इनको बहुत कम वेतन देते थे, बहुत कम पैसा देते थे, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये यहां से वापस अपने घर लौटने चाहे या असम से घर वापस लौटना चाहे तो ये जा नहीं सकते। पैसा कम और घर भी लौटने नहीं दिया जाता था। ऐसी इनकी हालत कर दी गई थी। थोड़ा अगर मैं नज़दीक ले जाऊं आपको, थोड़ा सा और नज़दीक ले जाता हूं, तो आप देखिए, एक तो कानून बदल रहे थे, अंग्रेज कानून बदल रहे थे, बहुत सारी पाबंदियां लगा रहे थे, बहुत सारी पाबंदियां, नए नए टैक्स लगा रहे थे, कर। और उसके अलावा जो व्यापारी हैं और जो महाजन हैं, ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे और साथ में शोषण भी कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, क्योंकि पैसा देते थे, कर्जा देते थे, तो बहुत भारी इनसे इंटरेस्ट लेते थे, जिसे सूदखोरी कहते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 1831 और 32 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, जो कोल आदिवासी है इन्होंने वो कर दी, बगावत कर दी। अगर एक और एग्जांपल दूं आपको, तो 1855 में यहां पर जो संथाल लोग हैं इन्होंने बगावत कर दी। ऐसे अगर आप, मैं एमपी में ले जाऊं आपको, मध्य प्रदेश में, मैं बस्तर की बात आपको कर रहा हूं, जो बस्तर इलाका है, आज भी वहां पर ऐसे ही है। तो बस्तर इलाका है, 1910 में यहां पर विद्रोह हो गया। 1940 की मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, और यहां पर जो वर्ली है वो विद्रोह हो गया। यानी कि लोगों ने इन सब कारणों से बहुत सारे विद्रोह किए, जो आपने यहां पर देखे, बहुत सारे विद्रोह किए। तो अब नाम आता है हमारे बिरसा मुंडा का। आपको याद होगा शुरुआत में हमने बात अपनी शुरू की थी बिरसा मुंडा से ही, है ना। एक शब्द इसमें आने वाला है वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। देखिए, ये जो बिरसा मुंडा साहब है, इनका जन्म हुआ था 1870 में। कब हुआ था? और इनके पिता बहुत गरीब थे, और ये जो बचपन में क्या करते थे, भेड़ बकरियां चराया करते थे। ठीक है, भेड़ बकरियां चराया करते थे और बांसुरी बजाया करते थे। जैसे आमतौर पे आप देखते हैं जो गडरिया होते हैं, और ये जो अखाड़े हैं, स्थानीय अखाड़े, उनमें ये नाचना गाने का भी काम करते थे। नाचना गाना ये काम भी ये किया करते थे। ठीक है, अब इनकी जो परवरिश हुई है वो कहाँ हुई? इनकी परवरिश हुई है आपके, एक नाम लेने जा रहा हूं, बोहोंडा। ये भी छोटा नागपुर के पास ही की जगह है। बोहोंडा के जो जंगल है वहां पर इन साहब की का लालन पालन, या कहें कि यहां पर इनकी परवरिश हुई थी, ये यहां बड़े हुए। अब बिरसा ने शुरुआत में ही, बहुत पुराने, जब ये छोटे थे तब इन्होंने जो मुंडा का विद्रोह हुआ था, इस ट्राइब ने जो विद्रोह किया था या बगावत की थी, इसके बारे में इन्होंने सुन लिया था। इन्होंने ये देखा कि जो बिरसा, जो मुंडा जो बड़े बड़े लोग हैं, वो आह्वान करते थे, लोगों को कहते थे कि आइए विद्रोह कीजिए। विद्रोह मतलब आप ऐसा स्वर्ण युग इनको दिखाया करते थे कि भैया देखिए, जब एक ऐसा समय था जब मुंडा लोग, ये जो दीकू लोग हैं या बाहरी लोग हैं, उनसे बिल्कुल ही आज़ाद थे। वो अपनी ज़िंदगी जीते थे। देखिए, ये बता भी रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। ये मूल निवासी थे, इनको किसी तरीके से कानून का, ऐसे इनके ऊपर कानून नहीं थोपे गए थे, कोई पाबंदियाँ नहीं थी। तो बेसिकली जो बिरसा मुंडा ने यही सुना इन बड़े बड़े लोगों से कि हमको अपना राज स्थापित करना है। ठीक है, राज वापस करना है। तो बिरसा ने शुरुआत में क्या किया, जो ये शुरुआत में जो स्कूल गए थे वो मिशनरियों का स्कूल था। मिशनरी कौन होते हैं? जो अपने सरमन्स देते हैं, और मिशनरी को मैं कह सकता हूँ कि वो जो जीसस क्राइस्ट है उनके आपके सरमन्स देते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक, तो मिशनरियों ने ये कहा कि अगर आपको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग जैसा साम्राज्य चाहिए, तो आप तभी हो सकता है जब आप, मतलब अगर आपको ये साम्राज्य चाहिए तो आप एक अच्छे ईसाई बन जाइए, ये इन्होंने कहा। और एक और अच्छी बात की, जो भी खराब आदत है, जैसे शराब पीना, लोगों को मारना, काटना, किसी से कुछ गलत कह देना, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही ये जो साहब है, ये एक वैष्णव धर्म प्रचारक थे। उनके सानिध्य में भी रहे, या उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी समय बिताया। तो मिशनरियों के साथ भी इन्होंने समय बिताया, और जो पंडित हैं उनके साथ भी बाकायदा इन्होंने तो जनेऊ धारण किया।
जनेऊ धारण का मतलब ये होता है, अगर जनेऊ आपने पहना है इसका मतलब आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। ओके, तो जनेऊ धारण करने का सीधा मतलब ये था कि शुद्धता, साफ सुथरापन और दया, करुणा ये होनी चाहिए। तो ये सब तो इनके जब ये बड़े हो रहे थे तब की बात है। ठीक, अब बिरसा का जो आंदोलन था, बेसिकली हम बिरसा मुंडा और बिरसा के आंदोलन की बात कर रहे हैं। इनका जो आंदोलन था वो ये था कि भाई हमको समाज को सुधारना है। ठीक है, उन्होंने ये लोगों को कहा कि देखो भाई, एक तो शराब पीना छोड़ दो। ठीक, जो ये आप शराब पी रहे हो, धुत पड़े हो, गांव को साफ रखो, साफ सफाई पे ध्यान दिया। ये जो डायन और जादू टोना करते हो आप, जो सॉर्सरी है या अंधविश्वास है, जादू टोना, इस पे विश्वास बिल्कुल बंद कर दो, अंधविश्वास पे विश्वास करना बंद कर दो। अच्छा, एक चीज़ और थी, अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो बिरसा जो मिशनरियों के स्कूल में जाते थे और यही जो वैष्णव से मिलते थे, वैष्णव के साथ रहे, ये इन मिशनरियों का और इन वैष्णवों का दोनों का के ही घोर विरोधी निकले। ये विरोधी इसलिए, इन्होंने इनका विरोध इसलिए किया क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो मिशनरी है वैष्णव, ये जो मुंडा ट्राइब है, इनकी जो जीवन शैली है इनको खराब करने में लगे हैं, यानी कि उनको नष्ट करने में इन्हीं का रोल है। ठीक है, तो 1895 की मैं बात बताता हूं। इन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा ने अपने लोगों से कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारा जो बहुत अच्छा अतीत है, हमारा जो गौरवपूर्ण अतीत है, बहुत बेहतरीन, इसको हमको दोबारा लेना है। ठीक है, ऐसे स्वर्ण युग, ये बात करते थे सतयुग, ये बात करते थे एक स्वर्ण युग की, कि जहां पर जो मुंडा लोग हैं उनका जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, जिसमें अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे। तटबंध मतलब ये होता है कि अगर नदी इस तरीके से जा रही है तो उसके ऊपर ये एक तरीके से पुल बना रही है, नदी के का पानी से बचने के लिए ये मिट्टी ना छूटे, यहाँ पर बनाया जाता है, इसको तटबंध कहते हैं। तो ये तटबंध बनाते थे, झरने इनके कंट्रोल में थे, इसको नियंत्रित ये करते थे, बाग लगाते थे और खेती करते थे, मतलब पेट पालने के लिए खेती किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके बिरादर हैं, यानी कि दोस्त है या यार है या फिर भाई बहन है और रिश्तेदार हैं, उनके साथ ये कभी भी गलत भेदभाव नहीं करते थे, इनका खून खराबा नहीं किया करते थे, ईमानदारी से जीते थे, सब लोग ईमानदारी से जीते थे। ठीक, अब हुआ ये कि जब इन्होंने इस आंदोलन का एक तरीके से बिगुल बजाया, तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने देखा अरे ये क्या हो रहा है, ये जो बिरसा जो बात कह रहा है बेसिकली क्या है कि ये चाह रहा है कि चाहे मिशनरी हो, चाहे महाजन हो, चाहे भूस्वामी हो, जमीन जिनके पास है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद क्यों ना हो, ये इनको हटाकर ये बिरसा मुंडा बिरसा राज स्थापित करना चाहता है, इन सबको निकाल के। इनकी बातों से तो ऐसे लगा लोगों को। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बड़ी सख्त कार्रवाई की इन पे। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे बोला गया कि भाई तुम दंगे फसाद फैला रहे हो या फिर दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और इनको 2 साल की सज़ा दे दी गई। उसके बाद जब 2 साल बाद बेचारे छूटे 1897 में, तो इन्होंने ये गांव घूमे, क्योंकि इनको समर्थन जुटाना था, ये लोगों को जोड़ते गए। और उसके बाद इन्होंने वहाँ के जो अपने प्रतीक है उनका इस्तेमाल किया, अपने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, अपनी भाषा का इस्तेमाल किया। और इनका बेसिक ये था कि जो रावण लोग हैं, रावण कौन हो गए, जो दीकू हो गए। दीकू कौन से हो गए, जो बाहरी लोग हैं, व्यापारी, महाजन, मिशनरी, वैष्णव, ये सारे लोग जो हो गए, और साथ में जो यूरोपीय गण हैं, इसमें ब्रिटिशर्स आ गए। इन सबको हटाना है हमें। और ये जब ये करने लगे तो जो इनके अनुयायी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थाने पर अटैक कर दिया, थानों पर, यानी कि जहां पुलिस रहती है, चर्चों पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, इनके अनुयायियों ने, इनके जो मानने वाले थे। इसी तरीके से महाजन और जो व्यापारी थे और जो जमींदार थे, उनके जो भी संपत्तियां थी उन पर इन्होंने धावा बोल दिया। और जो सफेद झंडा इनका एक प्रतीक था, सिंबल था इनका झंडा। फिर फाइनली क्या हुआ कि कुछ 3 साल बाद 1900 में बिरसा मुंडा की हैजे से इनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन जो है ठंडा तो पड़ गया। लेकिन 2 चीजें इस आंदोलन से, जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, उससे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है। पहली चीज तो ये है कि भाई जो औपनिवेशिक सरकार, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने जो कानून लागू किए, ठीक है, उनको बदलना पड़ा, या फिर ऐसे कानून, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसे कानून लाने पड़े जिससे इनकी, यानी कि आदिवासियों और जो जनजाति है उनकी जमीन पर या उनकी जीवन पर कोई आसानी से कब्जा ना कर सके। तो इनको मजबूरन ये कानून बनाने पड़े। पहली चीज ये हुई।
दूसरा ये है कि जनजाति और आदिवासी, जिनको आप हल्के में मत आकिए, ये भी विरोध करना जानते हैं और ये भी गुस्सा अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आदिवासी इसमें सक्षम है। दो चीजें से इससे निकल के आई। एक और चीज बताता हूं आपको, ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये पपुआ न्यू गिनी का इलाका है। ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं तब आप आइडिया लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का इलाका है, ठीक है। तो यहां पर भी बहुत सारी चीज कही गई। वहां के लोग कहते थे कि भैया ये जो पैसा है ये तो कूड़ा करकट है, हमको खाना तो क्या है, खाना तो हमको खाना है, यानी कि गेहूं और चावल खाना है। आप हमसे नकदी फसलें उगा रहे हो, यानी कि कैश क्रॉप्स। जैसे हमारे इसमें क्या होता था, नील उगाया जाता था, इंडिगो उगाया जाता था। इसी तरीके से नकदी फसलें खा तो सकते नहीं ना, खाना तो गेहूं और चावल ही है। ये चीज़ ये लोग पपुआ न्यू गिनी के लोग कह रहे थे। तो हर जगह इस तरीके से, और ये लोग जो थे ये एक तरीके से आदिवासी या फिर जनजाति क्षेत्रों में ही आते थे। तो जो हमारे देश में हुआ वो अन्यत्र भी हो रहा था। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।